हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुर्वेदा स्कॉलर्स। तो आज हम राजक्षमा को कंप्लीट करेंगे। राजक्षमा को यक्षमा या फिर शोष भी कहा जाता है। और ये चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 6 है, निदान स्थान का। इसके बाद दो चैप्टर बच जाते हैं, अपस्मार और उन्माद, जो कि मानसिक चिकित्सा या फिर मानसिक रोगों में आते हैं। बाकी ये जिसके जितने भी अपन ने चैप्टर पढ़े हैं टिल शोष तक, ये सारे शारीरिक दोषों या शारीरिक रोग। ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं राजक्षमा को। ठीक है। देखो, राजक्षमा या फिर शोष निदान की बात करें तो मॉडर्न में इसको टीबी से कोरिलेट करते हैं, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से कोरिलेट किया जाता है। अब यहाँ पर वो उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हुए बोलते हैं कि जो शोष रोग है उसमें क्या होता है कि शरीर की धातुएं निरंतरता क्षय होती जाती है, निरंतरता सूखती जाती है, या तो अनुलोम गति से या फिर प्रतिलोम गति से। ठीक है, उनका क्षय होता रहता है, जिसे शोष कहा जाता है। और क्योंकि नक्षत्रों के राजा यानी कि चंद्रमा को ये रोग सबसे पहले हुआ था, इसलिए इसको राजक्षमा कहा जाता है। यानी कि यक्षमा भी कहते हैं, राजक्षमा भी कहते हैं और शोष भी कहा जाता है। ये तीनों क्या है? एक ही रोग बोले गए हैं। ठीक है। अपन बात करते हैं शोष के 4 विशिष्ट निदानों के ऊपर। देखो, कोई फालतू बातें नहीं है निदान में। सीधे सिंपल बात बोली गई है कि अगर आप अत्यधिक मात्रा में साहस कर लोगे, वेगों का संधारण करोगे, धातुओं का क्षय या फिर विषमाशन से क्या होता है, शोष या राजक्षमा रोग की क्या होती है, उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है। तो ये वही है कि भाई आप अपनी साहस से ज्यादा काम करो ही नहीं ना। जितना साहस है उतना ही आप काम करो, वो क्या हो जाएगा? शोष रोग हो जाएगा। आप वेगों का संधारण मत करो, जैसे कितना आ रहा है कि वेगों को नहीं रोकना, नहीं रोकना, प्राकृतिक वेगों को कभी मत रोको। ठीक है। दूसरा, ऐसे आहार विहार कर रहे हो जिससे धातु क्षय हो रही है, तो वो काम आपको नहीं करना है। और विषमाशन भी नहीं करना है कि अनुचित आहार कर रहे हो, अनुचित लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, तो इन सब चीजों से क्या होगा? शोष हो जाएगा। देखो, रीजन क्या है, आपको ये चीज तो पता है ना कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपको एनर्जी मिलती है फूड से, है ना। इसको थोड़ा अपन कम कर लेते हैं। ठीक है। आपको एनर्जी किससे मिलती है? आपको एनर्जी मिलती है फूड से। इफ वो जो फूड है वही जो है अच्छे से पाचित नहीं होगा, उत्तरोत्तर क्रम में धातुएं नहीं बनेगी, तो क्या एनर्जी मिलेगी? तो ये वही वाली बात है कि आपकी जो है उतना तो आप इंटेक कर नहीं रहे हो कि आपकी कैलोरीज जो है अच्छे से बन जाए, और उसके अलावा आप इतना काम कर ले रहे हो कि जो कैलोरीज बॉडी में है वो भी बर्न हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर की धातुएं क्या हो जाती है? क्षय होने लग जाती है। ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि ये 4 कारण ही हैं जो वात पित्त कफ को कुपित कर क्या करते हैं? राजक्षमा रोग को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। अब उसके बाद जो है हम एक एक निदान को उठाते जाएंगे, और यही इसके क्या है? टाइप्स बताए गए हैं। जैसे साहस जन्य अपन ने बात करी थी कि साहस है तो साहस जन्य, वेग संधारण है तो संधारण जन्य राजक्षमा, धातुषय है तो धातुषय जन्य राजक्षमा, और विषमाशन तो विषमाशन जन्य राजक्षमा। अब पहले हम साहस जन्य राजक्षमा को पढ़ते हैं। देखो, साहस जन्य राजक्षमा का निदान क्या होगा? साहस मतलब क्या होता है कि अपने बल से ज्यादा अत्यधिक श्रम कर लेना। तो या तो अपने से ज्यादा बलवान से लड़ लो आप, या फिर अपने से ज्यादा जो है भारी वस्तुओं को उठा लो, भार अत्यधिक दहन कर लो, या फिर जो है स्विंग बहुत ज्यादा अगर आप कर लोगे कि पानी में बहुत देर तक तैर लेना, या फिर बहुत ऊंचे स्वर में बोल रहे हो या फिर पढ़ रहे हो बहुत ऊंचे स्वर में, तो उसकी वजह से स्वर भेद होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये संप्राप्ति क्या है कि जब आप साहसपूर्ण कार्य करते हो ना, तो उसकी वजह से जो ये उरह प्रदेश, क्योंकि क्या हो रहा है, आप बोल ज्यादा रहे हो, भार ज्यादा उठा रहे हो, तो प्रेशर कहाँ पड़ता है? आपके उरह प्रदेश में पड़ता है। तो उरह प्रदेश या चेस्ट में क्या होता है? क्षत उत्पन्न हो जाता है, इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वात बढ़ जाती है, और वही वात क्या करती है? पित्त और कफ को भी जाके क्या करती है? ट्रिगर्ड करती है, जिसकी वजह से वो भी ट्रिगर्ड हो जाते हैं, और दोषों की उदर व अधोर तिर्यक गति होती है, और अल्टीमेटली क्या होता है? साहस जन्य राजक्षमा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। समझ आ रही है चीज? क्या हो रहा है कि भाई राजक्षमा जो है उसमें साहस जन्य राजक्षमा में आपने बहुत ही अधिक काम कर लिया, तो उसकी वजह से वात तो बढ़ी रही है, वो पित्त और कफ को भी बढ़ाएगी, और फिर क्या करेगी? तीनों दिशाओं में, ऊर्ध्व भी, अधो भी और तिर्यक भी गति करके क्या करेगी? लक्षण उत्पन्न करेगी। अब देखो, साहस जन्य राजक्षमा है, अब बहुत थके हुए हो तो क्या होगा? आपको नींद आएगी। नींद आएगी, आप थके हुए हो तो नींद आएगी, तो देखो जम्भाई आना। दूसरा, शिरो विकृति होगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, उरह प्रदेश में होने वाले रोग होंगे, श्वास, कास। ठीक है। इसके अलावा ज्वर, इसके अलावा कंठ पर विकृत होना, स्वर भेद हो जाना, और वो रोग, ये सब होगा। ठीक है। बाद में क्या इंपॉर्टेंट है? बाद में ये इंपॉर्टेंट है कि शत से रक्त का थूकना, अर्थात क्या होगा? हिमोप्टाइसिस होगा। यानी कि जैसे अपन ने टीबी के पेशेंट्स में देखा है कि जब उसका आप उसकी स्पुटम की टेस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि ब्लड आता है उसके स्पुटम में, जब वो थूकता है तो उसमें ब्लड आता है, तो ये क्या है? ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण है। दूसरा, बॉडी एक होगी। दूसरा क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी। तो ये तो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है उसको हम हाईलाइट करते हैं। देखो, सबसे पहले आ जाएगा कि जम्हाई।
कि जमहाई जो है वो किसमें है, टिपिकली किसका लक्षण है, साहसजन्य का लक्षण है। ठीक है, शत में रक्ताना हिमोप्टाइसिस क्या होता है, जनरली इसी का लक्षण है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये चीज। दूसरा क्या हो जाना, दूसरा होता है अपने पास ये स्वर भेद, ये क्या होता है, टिपिकल लक्षण बोले गए हैं साहसजन्य राजक्षमा के। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा संधारण जन्य राजक्षमा। देखो संधारण जन्य राजक्षमा क्या बोला गया है कि जैसे मान लो कि जो राजा होते हैं या गुरु वगैरह होते हैं, स्त्रियां होती है, वो क्या होती है, लज्जा के कारण या फिर भय के कारण क्या करती है, वेगों को रोक लेती है। और जब वो ऐसा करती है तो वात मूत्र और मल के प्राकृतिक वेगों का संधारण करती है। और जब ऐसा करेगी तो क्या होगा, वात प्रकोपित होगी। जब ये वात जो है प्रकोपित होती है, ये तो पित्त और कफ दोनों को उभारती है ये। ठीक है, जब ये पित्त और कफ दोनों को उभारती है तो तिर्यक गति होती है और शरीर में क्या होता है, शोषण कर्म होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, शरीर में शोष रोग यानी कि राजक्षमा की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, देखो जो इंपॉर्टेंट है उनको अपन हाईलाइट करेंगे। पहले तो देखो श्वास कास तो है, स्वर भेद है, ज्वर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये तो प्रतिशय इसमें कि संधारण जन्य में क्या होगा कि जब आप वेगों को रोकोगे तो प्रतिशय होगा। दूसरा क्या होगा, अंशमर्द होगा, कि जो अंश फलक होता है स्केपुला उसमें पेन होगा, मतलब कंधे वाले एरिया में क्या होगा, मर्दनवत पीड़ा होगी। और पसलियों में क्या होगी, अधिक वेदना होगी, क्योंकि आपने वात के वेगों को रोका है। मान लो कि आपको जो है मूत्र त्याग करना था या मल त्याग करना था, आपने उसको रोक लिया है, तो क्या होगा कि पसलियां वहीं पर होती है, मल और मूत्र आपके पेट में संधारित है, तो पार्श्व शूल होगा। ठीक है, आपने वात को इनको रोक लिया है तो वात का उन्मार्ग गमन हो जाएगा और वो प्रतिशाय रोगों को उत्पन्न करेगा। दूसरा, आपके कंधे वगैरह बहुत दुखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि वो वात का जो है त्याग नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से वात शरीर में ही रह जाती है। जैसे ओल्ड एजेस में भी ऐसा होता है कि यार यहाँ तो गैस का दर्द हो रहा है, वहां गैस का दर्द हो रहा है, तो ये सारे क्या होता है, संधारण जन्य राजक्षमा के लक्षण जो है आप इसे काउंट कर सकते हो। तो क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि पार्श्व शूल, प्रतिशाय और अंशमल। बाकी श्वास कास ज्वर दुर्बलता स्वर भेद ये तो आप कैसे याद कर सकते हो, पहले वाले से भी याद कर लोगे। अब आता है कि धातु से जन्य शोष, मतलब कि जब आप शोक, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, उपवास, रुक्ष या अल्पाहार या अत्यधिक मैथुन करते हो तो उसकी वजह से धातु से जन्य शोष हो जाता है। तो धातु से जन्य को कैसे याद रखोगे कि ऐसा साहसिक कर्म जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्षय हो। जैसे अगर आप किसी ट्रोमा में चले जाते हो या किसी चीज का आपको डिप्रेशन होता है या आप किसी चीज की ओवर थिंक करते हो, या फिर जो ईर्ष्यालु जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, किसी दूसरे से जलते हैं, तो वो जब जल रहे होते तो वो खून जला रहे होते अपना और कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उस टाइम पे उनके शरीर में क्या होता है, क्षय होना शुरू हो जाता है। तो याद रखो क्या, शोक, भय, चिंता, ईर्ष्या, उपवास, आहार, अल्पाहार मतलब और अत्यधिक मिथुन। ठीक है, अब देखो एक होता है अनुलोम क्षय, एक होता है प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय का मतलब क्या होता है कि जब उसको डाउनवर्ड डिप्रेशन हो रहा है, मतलब कि वो आहार अच्छा नहीं कर रहा है, उसकी वजह से रस धातु ही नहीं बन रही। भाई जब रस धातु नहीं बनेगी तो क्या उत्तरोत्तर क्रम की धातुएं बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो जब रस धातु का क्षय होता है तो रस से रक्त, मांस में अस्थि और शुक्र तक की क्या होती है, विकृति हो जाती है और क्रम अनुसार क्या होता है, क्षय होता है। और प्रतिलोम क्षय क्या होता है कि अत्यधिक मैथुन करने की वजह से क्या होता है कि शुक्र का क्षय हो जाता है। और जब वो शुक्र का क्षय होता है तो उसकी वजह से वात प्रकोपित होती है और इसके समीप की जितनी भी धातुएं जैसे मज्जा है, तो क्या होता है, उल्टे क्रम में धातुओं का क्षय होना या शोषण होना शुरू हो जाता है। और वही क्या है, मैथुन और अल्पाहार से होने वाले अनुलोम और प्रतिलोम क्षय के कारण या निदान है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि शुक्र क्षय होने से क्या होता है, संधियों में शिथिलता भी आ जाती है, जिसकी वजह से वात कुपित होकर कफ को और पित्त को भी उभारती है। और उसके बाद जो है लास्ट आ जाता है विषमाशन जन्य शोष। ठीक है, देखो विषमाशन का मतलब क्या होता है कि हर चीज का विषम हो जाना, आपके काल का, आपके देश का, संयोग का, मात्रा का, प्रकृति का, करण का, आहार का। तो प्रकृति, काल, करण है ना, देश, संयोग, मात्रा, इन सब का जब अशन विषमाशन हो जाए तो उसकी वजह से वात पित्त कफ प्रकोपित होंगे। फिर वो तो स्रोतों में जाके अवरोध उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से रस धातु आगे नहीं बढ़ेगी। और जब रस धातु आगे नहीं बढ़ रही है, रस का क्षय हो रहा है, तो शरीर क्या हो जाएगा, शोषण कर्म करेगा, सूखने का काम करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, वही सारे लक्षण देखो, पार्श्व शूल, स्वर भेद, ज्वर, प्रतिशाय, कास। ठीक है, वही अपन ने फर्स्ट में भी पढ़ा था, सिर में भारीपन होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि विषमाशन जन्य में अतिसार इंपॉर्टेंट है, विषमाशन जन्य में जो है सिर में भारी होना और अरोचकता इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। अब अपन आ जाते हैं आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के ऊपर कि भाई मॉडर्न में इसको जो है किससे कोरिलेट करते हैं, टीबी से कोरिलेट करते हैं और इसको बताते हैं कि बैक्टीरिया के संक्रमण या बैक्टीरिया से क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण ये बीमारी होती है। बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस जो है बैक्टीरिया का नाम है, कि ये जो मॉडर्न साइंस है वो बोलती है कि जब आपके शरीर में इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से टीबी या ट्यूबरकुलोसिस होता है। और हमारा आयुर्वेद बोलता है कि जब धातुओं का क्षय होता है या स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होता है तो उसकी वजह से इम्यूनिटी का क्या होता है, ह्रास हो जाता है। और शरीर की और बोलते हैं कि जब तक शरीर की क्षमता बनी रहती है ना, शोष नहीं होता। और जब शरीर की क्षमता कम हो जाए, जब आप जो है साहस से ज्यादा काम कर लो या विश्वासन कर लो या फिर संधारण कर लो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस या राजक्षमा रोग होता है। अब राजक्षमा के पूर्व रूप पर आ जाते हैं। ठीक है, देखो ये होता है आने वाले तूफान का सन्नाटा। तो देखो राजक्षमा के पूर्व रूप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजक्षमा के पूर्व रूप जो है बहुत ऐसे अतरंगे से हैं। देखो कि मनुष्य को क्या हो रहा है, देखो प्रतिशाय हो रहा है, मुखमाधुर्य हो रहा है, आंखों में आके आंखों का अधिक सफेदी होना या भोजन में अरुचि होना समझ आता है शारीरिक संकेतों में। पर मानसिक संकेत, उसको स्त्रियों से अधिक चाहना, निर्लज्जता हो रही है, उसको अपने शरीर से ही घृणा हो रही है, उसको क्या कर रहा है, अपने हाथों की लंबाई को नाप रहा है। जैसे मेरी मैम है, उन्होंने बताया था कि उनकी जो फ्रेंड है उनको था राजक्षमा, तो वो लिटरली ऐसा करती थी कि वो अपने हाथों की लंबाई को नापती थी, उसे खुद ही से घृणा होने लग जाती। तो आप समझ रहे हो कि राजक्षमा रोग में कितना बिहेवियर चेंजेस आ जाता है। दूसरा स्वप्न में भी, कि अगर आप जो है अपना स्वप्न देख रहे हो, उसमें राख और केश के ऊपर चढ़ रहे हो, या फिर वन जल रहा है, पूरा सूखे वन देख रहे हो आप, या फिर गिरगिट, मोर, वानर, ऊंट की सवारी कर रहे हो, तो वो राजक्षमा रोग के क्या है, पूर्व रूप है। देखो समझो इस बात को कि वन क्या हो रहा है, जलते हुए जंगल को या फिर सूखे वन को देख रहे हो आप। क्योंकि राजक्षमा रोग में शोष होता है तो सूखा वन, और राजक्षमा रोग में क्षय होता है, सब कुछ खत्म होने वाला रहता है। तो जलते हुए जंगल से क्या प्रतिमा बताते हैं वो, कि सब कुछ खत्म होने वाला होता है। दूसरा, आप राख और केश के ढेर पर चढ़ रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, आपका स्ट्रगल खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये किसको होता है, राजक्षमा रूप, राजक्षमा को क्या करता है, बताता है। ठीक है। अब आते हैं एकादश रूप। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि राजक्षमा के कुछ एकादश रूप यानी कि लक्षण बताए गए हैं, कि शिरसहा परिपूर्णत्वम, कि क्या होगा, कि अब देखो ये कैसी कंडीशन है, ये कंडीशन है नीट के टाइम की। ठीक है, नीट के टाइम की कंडीशन सोचो कि आप नीट की पढ़ाई कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप जो हो स्ट्रेस में हो, तो सिर में भारीपन होगा और वो भरा हुआ महसूस होगा, कि हमेशा लोड लेके चलना पड़ता है कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। ठीक है, आप नीट में पढ़ते हो तो बहुत जोर जोर से पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो जोर से पढ़ते हैं, तो उनके क्या होगा, लगातार खांसी हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होता है कि जैसे ही उनको टेंशन होने लगेगी ना, यार नीट का एग्जाम पास आ रहा है, तो उनको क्या होगा, श्वास लेने में कष्ट होता है। सबके साथ हुआ है ये, अस्थमा और डिस्निया ऐसी कंडीशन होने लग जाएगी। ठीक है, आवाज का बैठना, आवाज में कर्कशता आने लग जाएगी। दूसरा होता है श्लेष्मणम छर्दनम, कफ का वमन या अधिक मात्रा में निकलना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीबी में क्या होता है कि कफ का वमन होता है उसको, और बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। दूसरा शोणतिष्ठिवनम, खांसी में रक्त का थूकना यानी कि हिमोप्टाइसिस होता है, ये आपको उससे याद रह जाएगा। देखो फीवर आ जाता है ना, बुखार, पेपर के नाम से तो फीवर आ जाता है, हम लोगों को फीवर आ जाएगा। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से क्या होता है, अतिसार हो जाता है। ठीक है, एकदम दर्द होना शुरू हो जाता है, मतलब किडनी, फेफड़े, ठीक है, दिल सब खराब हो जाता है हमारा। पार्श्व रुजा, पसलियों में तेज दर्द होता है और भोजन करने का बिल्कुल मन नहीं होता। ठीक है, और अंसव मर्दनम यानी कि कंधों में टूटन जैसी पीड़ा होती है। तो ये क्या होती है, रक्षमा के एकादश रूप है, जो आपको थोड़ा नीट के जो है एग्जाम्पल से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हो। अब आ जाते हैं साध्यता और असाध्यता पर। देखो रोग की साध्यता और जो असाध्यता है वो बताई गई है मनुष्य के बल पर, कि कोई मनुष्य है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, उसके मस्त सिक्स पैक्स, मस्त यार मस्त बिल्कुल अच्छी सी बॉडी है ना, तो क्या होगा, बलवान और जो रोगी है जिसका बल मांस रक्त क्षीण ना हुआ है, वो क्या करेगा, इन 11 के 11 लक्षण आ जाए ना तब भी वो ठीक कर लेगा अपने आप को। परंतु ऐसा व्यक्ति कि जो दुर्बल है, जो खुद ऐसा सोचता है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, ठीक है, मैं जो है बहुत दुर्बल हूँ, खुद सोचता भी है और एक्चुअली में भी दुर्बल है, या फिर बल और मांस क्षीण हो रखा है, तो वो क्या होगा, उसको अगर कुछ लक्षण भी आएंगे ना, वो भी क्या हो जाएगा, उसके लिए असाध्य हो जाएंगे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि सर्वप्रथम पहली चिकित्सा तो निदान परिवर्जनम बताई गई है, कि जब आपको पता है कि साहस करने से, वेगों का संधारण करने से, धातुशय से मुझे राजक्षमा हो सकता है, तो आप इन निदानों का सेवन ही मत करो, तो निदान परिवर्जनम से चिकित्सा हो जाएगी। दूसरा कि सर्वमन्यते परित्यज्य शरीरम अनुलाप्यते, कि सभी कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना चाहिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले तत्व आहार विहार लेने चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी से ही क्या होगा, आप अच्छे से रह पाओगे। दूसरा, अगर आप पूर्ण रूप में इसका इयरली डिटेक्शन कर लोगे तो राजक्षमा कभी भयंकर रोगों में परिवर्तित होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हर चीज का जो है फोकस करके इस चीज को याद रखना है। ठीक है, राजक्षमा कोई बड़ी बीमारी नहीं है,
ठीक है, आप उसको जो है साथ दिए और अपनी हेल्दीनेस से क्या करते हो, ठीक कर सकते हो। दूसरा, लर्न भी आप इसको अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं है राजक्षमा अपन ने क्या पढ़ा, देखो आओ एक फाइनल रिवीजन ले लेते हैं अपन। हमने राजक्षमा पढ़ा, राजक्षमा को शोष, जक्षमा और क्या बोला जाता है, राजक्षमा बोला जाता है। हमने देखे कि भाई उसके 4 ही निदान है, साहस, वेग, संधारण, धातुष्य और विषमाजन्य। वही उसके टाइप्स भी है कि साहस जन्य में क्या होता है, फिर उसके बाद में उसके लक्षण, संधारण में, संधारण के बाद धातुष्य और विषम में। फिर उन्होंने आधुनिक जो है उसको टीबी से कोरिलेट करके बता दिया कि भाई पूर्व रूप में क्या दिखेगा आपको, कि स्वप्न में ऐसा हो रहा है, आप खुद ही से ग्रहण करने लगोगे, ठीक है। फिर यशमा के एकादश रूप बता दिए, जो कि आपने पढ़ ही रखे हैं, जो आप पढ़ के आए हो वही है। फिर उसके बाद में उन्होंने साध्यता असाध्यता को कोरिलेट कर दिया। तो इस तरीके से राजक्षमा जो है यहाँ समाप्त होता है। और आपको जो है टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों को अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। और जो है पीपीटी वगैरह जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। बाकी जो फर्दर आप मुझसे बोल रहे हैं कि आगे और सब्जेक्ट जैसे अग्रतंत्र हो गया या फिर अर्थशास्त्र हो गया, उनकी आपको जो है लेक्चर्स चाहिए, तो विद इन ए टाइम जो होगा धीरे धीरे सारी चीजें आएगी एक साथ। जो है अगर मैं जो है वीडियो डालने लग जाऊंगी या फिर एक साथ में आपको पढ़ाने लग जाऊंगी, तो वो आपके लिए भी क्या हो जाएगा, हार्ड पड़ जाएगा। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, पहले 3 चैप्टर पे अपनी 3 जो सब्जेक्ट उन पर अपनी पकड़ करो, उसके बाद जो है बाकी के 3 सब्जेक्ट पे पकड़ करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, साइमल्टेनियसली फिर स्टार्ट कर देंगे सारी चीजों को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू।